हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय के यूट्यूब चैनल। और हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की PYQ चल रही है, जिसमें हमने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। गलती से मैंने पिछले लेक्चर में 5 लेक्चर बोल दिया था, वो लेक्चर नंबर 4 था। ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन और उसके अलावा उसके साथ कितने सारे क्वेश्चन उनकी तो गिनती ही नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेटेड शायरी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स मेहनतवान होता। ठीक है, तो चलिए शायरी के साथ वी आर मोटिवेटेड एंड स्टार्ट द टॉपिक एंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, सीधी बात, नो बकवास। अच्छे से लेक्चर को देखिए, पूरे लेक्चर को अंत तक देखिए। आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ बहुत सारे और क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कहीं पे भी। ठीक है, यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रम है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, यूपी टीजीटी मतलब यूपी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है, तो आरपीएससी में भी आ सकता है, एमपी कहीं पे भी आ सकता है जहाँ पे भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है। तो देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे। ई बराबर एच न्यू, हम जानते हैं प्लांक की समीकरण है। न्यू बराबर क्या होता है? आवृत्ति, सी अपॉन लैम्बडा। तो ई बराबर क्या फॉर्मूला बना? एस सी अपॉन लैम्बडा। एनर्जी और वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के कैसी होती हैं? इन्वर्स होती हैं। तो इसके लिए कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया है। यदि एनर्जी क्या है? E1 E2, तो लैम्बडा क्या होगा? इसका उल्टा, जहाँ E2 आएगा उसका उल्टा लैम्बडा 2 आएगा, जहाँ E1 आएगा उसका उल्टा लैम्बडा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कैसे अपोजिट हैं। जैसे ये प्रथम एनर्जी है, सेकंड एनर्जी है, तो प्रथम वेवलेंथ कहाँ आएगी? फर्स्ट वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहाँ आएगी? नीचे, उल्टा है। E1 अपॉन E2 बराबर लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। ये फॉर्मूले हमको याद रखने अच्छे। हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? हमको क्या दे रखी है? वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रम दे रखी है। पूछ क्या रहा है? आवृत्ति। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। सी यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 5000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम दे रखी है, तो इसको भी किस में बदलेंगे? मीटर में। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो इसको सी की वैल्यू क्या है? 10 की घात 8 बटे इसकी वैल्यू क्या है? 5000 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। 10 की घात माइनस 10 मीटर। और ये क्या था? मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड इनवर्स, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो सेकंड इनवर्स रह जाए। इसको सॉल्व करो। 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, 5000 में कितनी जीरो है? 3, और इसमें कितनी है? माइनस का 10, तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 गुणा 10 की घात 3 भी तो 5000 ही तो होगा। 10 की घात 3 घट जाएंगे 10 की घात किस में से? माइनस 10 में से। तो 10 की घात कितना रह जाएगा? माइनस का 7। 3 बटे 5, 10 की घात माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी। और पहले ऑलरेडी 8 है, तो 8 और 7 क्या हो जाएगा? 15। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 जीरो ले लो उसमें से उधार। 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 14 बटे 5, यही 10 की घात 15 ही तो है। तो 3 का 10 से गुणा कर दो तो 30। 30 बटे 5 गुणा 10 की घात 14, ये कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 6 गुणा 10 की घात 14 क्या? सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स ही क्या होता है? हर्ट्स, जिसको एच जेड से ज़्यादा आवृत्ति की यूनिट होती है। सेकंड इनवर्स भी क्या होता है? हर्ट्स ही होता है। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? 6 गुणा 10 की घात 14, ये रहा सी ऑप्शन। हर्ट्स में दे रखा, तो इसका मतलब भी क्या है? सेकंड इनवर्स ही है। ठीक है, सेकंड इनवर्स और हर्ट्स बराबर है, दोनों इसकी यूनिट है, हर्ट्स और सेकंड इनवर्स। तो कर देंगे, ये फॉर्मूले याद रहेंगे। इस पर मैं अगला क्वेश्चन देने वाला। E1 अपॉन A2 बराबर लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कैसे होते हैं? ये अपोजिट होते हैं। तो आप इसको लिखो, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, शानदार और जानदार। चलिए, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो ध्यानपूर्वक देखो, पहले इसको पढ़ो। 8000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की विकिरण की ऊर्जा एनर्जी E1 है, और जो 16000 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की जो ऊर्जा है वो E2 है। तो इन दोनों एनर्जी जो हैं E1 और E2 में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बोल रहा है। तो वह भी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। और क्या पढ़ा था? E1 बटा E2 बटे लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1।
जहाँ अगर E1 ऊपर आएगा तो लैम्बडा 2 ऊपर आएगा, ये हमने पढ़ा था। अब ये आपको हमको क्या लग रहा है, लैम्बडा 1 वाली की एनर्जी तो मतलब 8000 जो एंगस्ट्रम उसकी एनर्जी तो E1 है बिल्कुल, और जो 16000 एंगस्ट्रम उसकी एनर्जी क्या है, E2 है। एनर्जी E1 की तो क्या है, लैम्बडा 1 तो क्या दे रखा है 8000, और उसकी एनर्जी कितनी दे रखी है E1, और लैम्बडा 2 कितना दे रखा है 16000। तो क्या करेंगे, देखो इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है E2, तो E1 E2 तो सेम ही है, E1 अपॉन E2। लैम्बडा 2 कितना है 16000, और लैम्बडा 1 कितना है 8000। 3 0 से 3 0 कट गए, 2 से 2, 8 दूनी 16। E1 अपॉन E2 बराबर क्या आया 2, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा 2, E2 को इधर पहुंचा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2E2 आ जाएगा। तुम्हारा क्या आंसर आया, E1 बराबर 2E2 आया है। क्या सा ऑप्शन है ना, देखो बी ऑप्शन, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ऐसा भी दे देगा कि दोनों एनर्जी दे देगा E1 E2, और लैम्बडा पूछ लेगा कि लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 8000 एंगस्ट्रम वाली लैम्बडा 1 की जो एनर्जी वो तो E1 है, और 16000 वाली की क्या है E2 है। तो E1 अपॉन E2, और लैम्बडा 1 कितना 8000, तो 8000 नीचे आया क्योंकि लैम्बडा 1 नीचे, 16000 ऊपर क्यों आया क्योंकि लैम्बडा 2 कहाँ है ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जैसे और अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनेगा तो इसमें लैम्बडा वो दे देगा, एनर्जी दे देगा, लैम्बडा पूछ लेगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, तो आपको तो ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आरपीएससी टीजीटी या सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, तो आप इसको लिखें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराता हूँ। लिखो इसको। चलिए तो दोस्तों एक बढ़िया क्वेश्चन कराने का उद्देश्य है पूरी जानकारी देना, जो भी चीज़ मैं लिखी हुई है पहले इसलिए लिख दी कुछ चीज़ें क्योंकि समय को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें पर पूरी मिलेगी यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर मैंने जो टॉपिक जैसे डी ब्रोगली बता दिया तो डी ब्रोगली में यही चीज़ याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट पढ़ना, अच्छा पढ़ना, वहीं कम पढ़ना, लेकिन अच्छा पढ़ना सारी चीज़ें। ठीक है, देखो चीज़ें सभी जगह हैं पर एक जाजम पे या एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत बड़ी बात है, तो वो मेरा प्रयास है। बस बोर्ड वाइट है, मार्कर है, वो इलेक्ट्रॉनिक और वो दिखावा नहीं है अपने पास, वो लगा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन इसी से कमाल करेंगे क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसी कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है, वेग दे रखा है इतना, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। डी ब्रोगली क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल की द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, ड्यूअल नेचर होती है, तरंगीय प्रकृति भी होती है और कैसी भी होती है, कणीय प्रकृति भी होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होती है। ठीक है, किस किस से मिलकर बनाता है, एक तो आइंस्टीन की समीकरण होती है, वो हमको कंक्लूजन याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, E बराबर mc², और एक होती है उसकी प्लांक की समीकरण E बराबर h न्यू। तो E बराबर mc² और E बराबर h न्यू को जब मिला देंगे तो लास्ट में जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है, लैम्बडा बराबर h अपॉन पी। पी यहाँ क्या होता है, संवेग, मोमेंटम, और मोमेंटम किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो h अपॉन क्या लिख सकते हैं mv। h यहाँ पर क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.633 10⁻34 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। देखो इसमें एक फॉर्मूला और है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के बराबर p² अपॉन 2m। p² का मतलब संवेग का स्क्वायर, 2m ये मास है किसी भी पार्टिकल का जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो p बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2m को इधर पहुँचा देंगे और p पे से p का स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 2m के ही आ जाएगा अंडर रूट। h अपॉन p है ही लैम्बडा बराबर, तो p की जगह 2m के ही को पुट कर देंगे तो लैम्बडा बराबर एक फार्मूला और आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, MTR, मुझे तो रटो, h अपॉन अंडर रूट 2m के ही। तो जैसे आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा इसी पे कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी दे देगा किसी का और उसका द्रव्यमान दे देगा, तो पूछेगा कि उसकी लैम्बडा निकालो, तो आप सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, h अपॉन अंडर रूट 2m के। ये कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m, तो p बराबर 2m इधर गया अंडर रूट 2m के ही, तो इसको p की जगह पुट कर देंगे तो h अपॉन अंडर रूट 2m के ही। हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी से हो जाएगा इस वाले से, ये जो दे रखा है h अपॉन mb, क्योंकि p बराबर mb तो h अपॉन mb हो जाएगा, h अपॉन p है। ठीक है, कैसे, देखो हमको h की वैल्यू पता है, दी हुई भी होती है, वैसे नहीं दी, मैं लिख देता हूँ 10⁻34 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दे रखी है, बटा mv। mv देखो क्या है,
m क्या है, द्रव्यमान, मास किस में दे रखा है, ग्राम में, और यहाँ वेग दे रखा है मीटर पर सेकंड में। तो ये तो MKS पद्धति होती है मीटर किलोग्राम वाली, और ये होती है CGS पद्धति। तो ग्राम को यहाँ जब मीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया होता जब तो ग्राम ही रहने देते, लेकिन मीटर में दे रखा है तो इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 ही तो होंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि 1000 10⁻³ ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, m क्या लिखेंगे, 10⁻³ किलोग्राम इंटू v, वेलोसिटी क्या दे रखी है 100, वो तो मीटर में दे रखी है। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये 10⁻³ है और ये 2 है, तो 6.63 गुणा 10⁻34, 10⁻³ ऊपर जाएगी, ये किलोग्राम में आया था ना -3, तो कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ना -3, और ये प्लस का 2 था, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाने पर माइनस तो प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस आ जाएगा हमारा आंसर, इसको छेड़ना नहीं है, वही सेम टू सेम 6.63, ये कैसा हो जाएगा -2, तो 34 माइनस का 2 है, प्लस का था ऊपर गया तो -2 हो गया, -34 और -2 कितने हो गए, -36, और 10⁻³ था ऊपर गया तो +3 हो गया, तो प्लस ये घट जाएंगे, -36 में से +3, तो क्या आएगा 6.63 × 10⁻⁻3, और उसकी यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ की मीटर, तो मीटर में दे रखी है चारों डिजिट। ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो 6.63 × 10⁻33, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, ये अच्छा फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी देते, द्रव्यमान देते, यहाँ P क्या है, संवेग है, Ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, M क्या है, द्रव्यमान है, V क्या है, वेलोसिटी वेग है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन कराया लेकिन आपको बातें बहुत सारी बताई हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखो अच्छा पढ़ना है, मैं इनको एक्सप्लेन भी करता जाता, पर मैं ये PYQ क्यों चलाई, मैं थ्योरी वाला वो भी चला देता कोर्स में, क्योंकि मेरे को तो ये आता है सब कुछ, लेकिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो वो नहीं है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट कंक्लूजन होता है, क्योंकि हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको संज्ञानी बनना है भाई। अच्छा पढ़ना है, क्वेश्चन सही हो और हमारी जॉब लग जाए, क्योंकि जॉब नहीं लगी तो कितने भी ज्ञानी बने रहो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ज्ञानी पेलते रहना फिर, इसीलिए अच्छा पढ़िए और फॉलो करिए आप अजय एकेडमी को, फिर आप देखिए कमाल। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको लिखो आप, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ना, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, उस पर बेस्ड है। हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि किसी कण की स्थिति और संवेग की जो वैल्यू है, जो उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है, अनिश्चितता, इसको एक साथ एक पॉइंट पे ज्ञात नहीं कर सकते, ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। ठीक है, उसका जो लास्ट कंक्लूजन था वो ये था, ΔX × ΔP बराबर या ग्रेटर देन h/4π के बराबर होता है, या क्या होता है ज़्यादा। x यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, और p यहाँ ΔP यहाँ पर क्या, संवेग में अनिश्चितता है, संवेग में क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या अनसर्टेनिटी आ रही है वो। और अगर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आपको और अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, तो मेरी BSc फर्स्ट ईयर की वीडियो है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से ही है। एक फार्मूला और बन सकता है क्या, ΔX × m∆v, क्योंकि P बराबर क्या होता है, mv, द्रव्यमान × वेग। तो द्रव्यमान तो किसी मास तो किसी भी पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, वेग चेंज हो सकता है, इसलिए इसके आगे डेल्टा लगाया है। ठीक है, वही ग्रेटर देन = h/4π, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। देखो आप तो टू दी पॉइंट पढ़िए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ आप सब, जो लास्ट का कंक्लूजन है ना, अच्छा बिल्कुल जो डेप्थ वाली नॉलेज है वो पढ़िए। एक फॉर्मूला और होता है, देखो इसमें मैं उसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ΔE × ΔT बराबर या ग्रेटर देन h/4π। ठीक है, ΔE × ΔT एक बार RPSC सेकंड ग्रेड में ही पूछा हुआ है, ये RPSC सेकंड ग्रेड में, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, पूछा हाइजेनबर्ग का जो वो है
समीकरण है वो निम्न में से कौन है, और ये एक भी नहीं था, ये था, तो ये आपको इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर है ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इसको और कैसे लिख सकते हैं और कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि समय बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो देखो एक एच कट होता है, एक एच कट, एच कट लगाते हैं, वो होता है एच अपॉन 2 पाई के बराबर, ठीक है। एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो इसको ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर है ग्रेटर देन एच कट अपॉन 2। तो एच कट अपॉन 2 भी यही है, क्योंकि एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच, जब एच कट की जगह एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो एच अपॉन 4 पाई ही हो जाएगा। इसको भी पूछ सकता है, एच अपॉन 4 पाई की जगह क्या लिख सकता है, एच कट बाई 2, क्योंकि एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 पाई इंटू 2 कर देंगे। इस एच अपॉन 4 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच कट बाई 2 लिख सकते हैं क्या, ये और ये एक ही बात है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच कट बाई 2। तो आप देखेंगे यार इसमें तो हाइजेनबर्ग का हमको मिल ही नहीं रहा, हाइजेनबर्ग वाला कहाँ गया इसमें। तो भाई एच कट बराबर याद रखेंगे एच अपॉन 2 पाई है ना, और ये वाला याद रखेंगे, ये एक बार पूछा हुआ है, तो ये कहीं से भी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में पूछा सकता है। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर है ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई की जगह एच कट बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। हमारा न्यूमेरिकल तो इसी से हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, संवेग अनिश्चितता दे रखी है और एच दे रखा है। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल सम के टाइम पे जो चिन्ह दे रखा है ना, ग्रेटर देन और बराबर का, इसको क्या मानना है, इसको बराबर का ही चिन्ह मानना है, ग्रेटर देन ही बराबर मानना है कि बराबर में एच अपॉन 4 पाई है। तो पूछ क्या रहा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा क्या, डेल्टा पी इधर चला जाएगा, क्योंकि संवेग ही दे रखा है ना, संवेग अनिश्चितता। तो डेल्टा पी है, क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी। एच क्या दे रखा है, देखो अभी आप बोलेंगे सर इसमें तो 6.63 दे रखा था, तो ये दे रखा है ना 6.2 हो सकता, मतलब 6.62 भी हो सकता है, 6.63 भी लगभग ये, पर वो देगा तो आपको वही वैल्यू रखनी है, 6.62 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं एच की। तो 6.62 इंटू 10⁻⁴ क्या, -34। नीचे क्या है 4 पाई, तो 4 को एज इट इज लिख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई क्या दे रखा डेल्टा पी, संवेग अनिश्चितता कितनी, 1 × 10⁵5, 5 है -5, -5। देखो कट रहा है क्या, लगभग में काटो, देखो 3.14 से 3 से 6 2 बार कट रहा है, तो लगभग 2 बार कट गया है, ये मान लो। 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 2 से ऊपर ही कटेगा, क्योंकि 6.6 है तो लगभग 2.2 के आसपास कटेगा, कुछ ऐसा 2 ही मान लो आप तो अभी, है ना, लगभग 2 बार कटेगा 3 से ये, क्योंकि इसको भी 3 मान लें, इसको 6 मान लें, तो ये लगभग 2 बार। ये तो माइनस का 5 जाएगा ऊपर, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 2 × 10 2 जगह पावर, माइनस के 34 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 29 बचेंगे बटे 4। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन तो ये है 1.05 1.05 5.27। तो देखो क्या करेंगे, आप ऐसा करो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, इधर भी गुणा कर दो, इधर भी गुणा कर दो, तो 2 का 10 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 20/4। अब नीचे 10 है तो 10 की कोई घात नहीं थी, तो 1 मान लेते हैं, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी ना, तो माइनस की 1 हो जाएगी, तो माइनस के 29 में 1 जोड़ेगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। 4 से ही कितना कट जाएगा 5 बार, 4 × 5 = 20, तो 5 × 10⁻30। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन देखो ये रहा 5 × 10⁻30, लगभग में है तो 5.27 है, क्योंकि तो -28 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये 1.05 है तो वैसे ही कट गया, ये भी 1.05 है तो वैसे ही कट गया, तो लगभग में आंसर देखा जाता है। बस वो पूछ रहा है आपसे, मैथ सॉल्व नहीं करवा रहा है एग्जामिनर, आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो आप ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ला के दिखाइए, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको वो बस पूछ रहा है कि आपको जो बेसिक है वो पता है कि आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो लगभग में काटेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखेंगे, बहुत अच्छे फॉर्मूले, एच कट बराबर एच अपॉन 2 पाई। ये देखो वर्जन बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कुछ भी ऐसे करके मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है भाई, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन और कराता हूँ आपके लिए 2-3 बढ़िया। चलिए तो 2 बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। डेविसन और जर्मन प्रयोग क्या दर्शाते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का एक है, विवर्तन और व्यतिकरण में आता है ये।
उसमें से है, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसको दर्शाते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो सही है कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, पर ये नहीं दर्शाते, ये कुछ और कहते हैं। नाभिक से इलेक्ट्रॉन आते हैं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन नहीं आते, नाभिक से तो प्रोटॉन आते हैं और कौन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, क्योंकि नाभिक में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति का होता है, एब्सोल्युटली राइट। डेविसन जर्मन प्रयोग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, तरंगीय प्रकृति का मतलब वेव नेचर की व्याख्या करता है, ठीक है। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या करता है, पार्टिकल नेचर की, इलेक्ट्रॉन कणीय प्रकृति का होता है। क्योंकि डेविसन जर्मन और प्लांक एक था ना, वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, वेव नेचर का है, ठीक है। तो डेविसन जर्मन से हमारे केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। ज्यादा बकवास करने से हमको मतलब नहीं, क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं, हमारे काम की चीज है ये लाइन है, केवल काम की चीज, जिससे हमारा क्वेश्चन ही हो सकता है और हमारी जॉब लग सकती है, जो भी आप समझे। अगला क्वेश्चन है 38, इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित तरंगदैर्ध्य क्या है। मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बिना देखे बता सकते हैं ऑप्शन को, लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/mv। तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर किसी का द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी लैम्बडा घटेगी, और v का मतलब वेलोसिटी, वेग बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगी, तब भी लैम्बडा घटेगी। क्योंकि लैम्बडा वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य के दोनों ही क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टे हैं। तो देख लो कि भैया गति बढ़ने पर तरंगदैर्ध्य घटेगी। इलेक्ट्रॉन गति के साथ साथ बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है, बढ़ता नहीं। इलेक्ट्रॉन की गति का अपेक्षित स्थायी रहता है, नहीं स्थायी तो नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने के साथ घटता है, बिल्कुल घटता है, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा, सी, घटेगा ना। जैसे जैसे गति बढ़ेगी मतलब वेग बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। ऐसी किसी का द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो उसकी भी तरंगदैर्ध्य कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं दोनों की। एक बात सुनो, देखो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए, और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। एटॉमिक के सारे एमसीक्यू पूरे तो कभी नहीं होते, कितने भी करा लो, पर जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम चला रहे हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तो मैं इनका आपको पीडीएफ भी दूंगा, लिखे लिखा है, जैसे जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी ऑर्डर में सॉल्यूशन के साथ, तो वो भी दूंगा। देखो मेहनत कर रहा हूँ मैं, गर्मी पड़ रही है, पसीना भी आ रहा है, बस आप ध्यान से देखिए, सपोर्ट एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और फिर लेक्चर को खत्म करेंगे, इसको आप लिख लो। तो देखिए लास्ट दो क्वेश्चन, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किससे संबंधित है। मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको पता है कि जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगी, क्योंकि लैम्बडा द्रव्यमान के क्या है, इनवर्स है। क्योंकि लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/mv, अभी बताया था जस्ट। जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, द्रव्यमान उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, न्यूनतम पूछा है। किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा फंडा, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अधिकतम है, न्यूनतम है, सत्य है कि असत्य पूछा है। कभी कभी इनमें दिक्कत हो जाती है तो हमारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और बहुत दुख होता है फिर, ठीक है। मेरे साथ हुआ है एक आध बार ऐसा, आप भी थी, बता रहा हूँ भाई, मैं भी आप दो लोगों में से निकला हूँ, बस मैंने मेहनत की है, वही मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके की मेहनत करनी है, बस आपको फॉलो करना है। हम लोग क्या फॉलो नहीं करते हैं, इसको पकड़ते हैं, कभी इस कोचिंग को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप मेरी एमसीक्यूज़ को फॉलो कर लो, मेरी गारंटी आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत हो जाए। तो जो टॉपिक आपके आ रहे हैं और मैंने जो पढ़ाए हैं मैं सारे ही पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन देखो तो वैसे ही हल्के पार्टिकल हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इनकी तो ज़्यादा ही होगी। इन दोनों में से आंसर होगा क्योंकि यही भारी पार्टिकल है। तो जिनमें से इन दोनों में से किसी, क्योंकि इनका तो 10 की घात माइनस में होता है, इनका मास 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, इसका 10 की घात माइनस 28 किलोग्राम होता है प्रोटॉन का। ये तो वैसे ही बहुत छोटे हैं, हल्के हल्के, तो इनकी तो वेवलेंथ ज़्यादा ही होगी। इसका देखो कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 32, तो ये कितना आएगा 44 ग्राम। SO2 का देखो एक सल्फर का होता है 32, 16 दूनी 32, और ऑक्सीजन का एक का 16, 16 गुणा 2, क्योंकि 2 है ना, एक का 16 होता है, तो O2 है तो 16 दूना के 32, ये कितना आएगा 16 दूनी 32, 32 और 32 कितने हो जाएंगे 64। तो किसका सबसे ज़्यादा आया, SO2 का मास सबसे ज़्यादा आया, और मास सबसे ज़्यादा आएगा तो इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, सबसे कम। तो क्या आंसर चला जाएगा SO2। यही अगर होता कि अधिकतम किसकी होगी इनमें से, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो मैक्सिमम इसकी होगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसका द्रव्यमान, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका मास या द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। साई 420 किस कक्षक को प्रदर्शित करता है या कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि
मॉडर्न हो रहा है मामला, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें देखो तीन क्वांटम संख्या दे रखी है, एक तो n जो आगे ये 4, और दूसरी दे रखी है इसमें l, और एक दे रखी है इसमें m। ये 3 क्वांटम संख्या इसमें दे रखी हैं। अब किस ऑर्बिटल के लिए ये होती हैं आप देख लो। s के लिए तो l की वैल्यू 0 होती है, तो वैसे ही कट गया। l की वैल्यू किसके लिए होती है, तो d के लिए होती है, तो d में से आंसर होगा l की वैल्यू। एक n की वैल्यू है, एक l की वैल्यू है, एक m की वैल्यू है। p, तो p भी कट गया, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, या तो a ऑप्शन होगा या d ऑप्शन होगा। लेकिन m का मान कितना दे रखा है, 0, और हमने पता है कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। हम क्या मानते हैं कि m की वैल्यू प्लस l से लेके माइनस l, तो +2 +1 0 -1 और -2, 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। -1 और -2, मैं सही लिख देता हूँ, -1 और -2, ठीक है। तो क्या मानते हैं कि जो 0 वैल्यू है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है, वो किस ऑर्बिटल के लिए होती है, dz² के लिए होती है, ठीक है। तो 4 लग रहा हो आगे और l की वैल्यू 2 और dz², ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो c ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे p में px py pz होते हैं, तो p में किसके लिए मानी जाती है m की वैल्यू 0, pz के लिए मानी जाती है। तो dz² आंसर क्यों गया भाइयों इसका, क्यों, क्योंकि 4 लग रहा है आगे और 2 कौन सा है, l की वैल्यू, तो d के लिए होती है। अब d 2 है, dxy और dz²। तो हमको पता है कि 0 वैल्यू m की वैल्यू, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसके लिए होता है 0, dz² के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4dz²। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है आगे के एग्जामों में, तो इसको देख के ही नहीं छोड़ देना है भाई। अगर मुझसे पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोग इसको आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने 40 तक कर लिए हैं क्वेश्चन, 40 तक नहीं, क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम और बात करेंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखा करिए, और कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करें, और देखो मेहनत करो, और मेहनत के कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और मेरे जैसा आदमी अगर मेहनत कर रहा है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, माता पिता को भी देखता हूँ, मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी लोग जानें मेरे सब्जेक्ट, मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा भी हो। घर बैठ के आप सारी MCQ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसे इस टॉपिक में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा, कुछ तो हेल्प मिलेगी, कुछ नहीं बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, बस आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।